हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं लगातार एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करा रहा हूं और मैं यहां पर कल मैंने एक छोटी सी क्लास डाली थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहां पर मेरी वीडियो रुक गई थी और उसके बाद मैं आज उसके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 2 से 3 फरवरी के क्वेश्चन हैं और मैं बता दूँ यहाँ पर देखो, मैं एसएससी जीडी के लिए आज मेरी लगभग ये क्लास ले रहा हूँ और एक क्लास मैं और लूँगा और उसके बाद मैं कोई भी यहाँ पर एसएससी जीडी के एनालिसिस को लेकर के क्लास नहीं लाऊंगा। अब सिर्फ और सिर्फ ताकत लगाई जाएगी सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है। सीआरपीएफ, एएसआई, हेड कांस्टेबल के लिए और एमटीएस के लिए, ठीक है। एमटीएस के लिए मैं यहाँ पर देखो, एमटीएस में मैथ और रीजनिंग का तो कोई खेल ही नहीं रहा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल हटा दो क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एसएससी ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। उसके बाद वहाँ पर मैं जीएस के वो कंटेंट लेकर के आऊँगा। देखो, मैथ और रीजनिंग की भी वहाँ पर मैं प्रॉपर क्लासेज आपको दिया करूँगा। वहाँ पर डिले होकर क्लासेज जाती रहेंगी मेरी अप्रैल तक की। मैं वहाँ पर मैंने कहा था मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि वहाँ पर देखो मैथ और रीजनिंग की पढ़ने की विशेष कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की एमटीएस की कोई भी क्लास आपकी लेकर के नहीं आ रहा हूँ। और मैं यहाँ पर बता दूं कि एमटीएस के लिए जो जहाँ पर जीएस के लाजवाब तरीके से मेरी पूरी तैयारी चल रही है, मेरा कंटेंट लगभग तैयार हो रहा है। वहाँ से लगभग मेरी एक एक क्लास करके आना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल लाजवाब तरीके से यहाँ पर आपको जीएस पढ़ने को मिलेगी। जीएस का जो भी मैं एक टॉपिक लाऊंगा, बिल्कुल वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे टॉपिक लाऊंगा, ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ, वाकई में आप देखोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना टाइम लॉस ना करते हुए सीधा यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इस पर 2 से 3 फरवरी में लगभग कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखो, जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन जनसंख्या पॉपुलेशन से लेकर के दिया हुआ है। किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है। यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से जनसंख्या घट रही है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो दिया हुआ, एक गांव की जनसंख्या हमारी कितनी है, 50,000 है। यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से घट रही है तो 2 वर्ष 5% की दर से घट रही है, चाहे तो इसको आप फ्रैक्शन मान बना लो। 1/20 होता है, 20 थी, 20 से 19 हो रही है। 19/20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 बार करा देंगे क्योंकि 2 वर्ष की बात कही गई है। बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो, 00 से हमारा 00 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा 2 दूना कितना होता है, 4 और 4 से हम इसको काट देंगे। 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना बचा, 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा बचा हुआ है 125 और 19 × 19 का होता है 361। 361 और 125 का आप गुणा करा लोगे। यहाँ पर देखो साइड में करा लेते हैं 361। देखो, आप कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी मत घबराया करो। कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो रही है यार, सेकंडों में हम आंसर निकालेंगे। ये तो मैं बचपन में गुणा भाग करता था। तो यहाँ पर देखो नहीं आ रहा, एक एक करके करा लेंगे। तो 5 और 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा और 6 एकम 6, 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5, 2, 5, 5, 10, 1 11, 7, 7, 14, 1 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 45, 125, 45, 125 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या 45,125 हो जाएगी। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य 16,500 रुपीस है। उस पर 5% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है, यहाँ पर 2 छूटें दी जा रही हैं। जैसे किसी भी आप शोरूम में कोई सामान खरीदने को बता दिया गया, भैया एमआरपी 16,500 रुपये है, जिसमें आपको 2 डिस्काउंट दिए जाएंगे। एक 5% का दिया जाएगा, एक 8% का दिया जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तब आप अपना विक्रय मूल्य निकाल लोगे कि यह सामान हमें कितने की पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा एमआरपी दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 16,500 रुपए। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जनसंख्या वाला लगाया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। 5% की हमें छूट हुई। 5% का फ्रैक्शन मान 1/20 होता है, तो यहाँ पर 19/20 कर देंगे, ठीक है। 20 की थी, हमें 19 की मिल रही है। दूसरा डिस्काउंट हमारा 8/100 थी, 8% है तो 8/100, तो यहाँ पर 4/50 2/25 हो जाएगा। यानी 25 की थी, वहाँ पर 2 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 23 की मिल रही है, ठीक है। 23/25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 से 0 काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम 5 से काटेंगे सीधा। यहाँ पर 25 से ही काट देते हैं। 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। और यहाँ पर कितना बचा, 15, 25 छक्का 150 होता है। यहाँ पर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 33 × 19,
देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन से ही उड़ जाएंगे। बहुत तो ऐसे क्वेश्चन होंगे यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर 9 त्रिक 27 और यहाँ पर 7 त्रिक 21, ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होता, वही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं इतना कुछ कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता है। अगर कैलकुलेशन वहाँ पर कई ऑप्शन में 1 है तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 19 का हम 33 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 30 57 होता है, और यहाँ पर 19 30 57 और 57 और 5 कितना होता है, 62 होता है। ठीक है, 62 का हम 23 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, 6 त्रिक हमारा 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 1 5, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 8 4 12 8 5 13 1 14, 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 14,421 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसमें आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले से 800% अधिक है तथा दूसरे गोले का आयतन पहले से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो गोले की बात कही गई है और यहाँ पर पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले से 8% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई फर्स्ट गोला मान लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये हमारा कौन है, सेकंड है। अगर ये हमारा 100 है, ये इससे 800% अधिक है, बच्चे क्या करते हैं 800 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 900। आप पूछो कैसे, सेकंड गोला हमने 100 माना, इसका 800% मानोगे, 800% निकालोगे कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। दूसरे गोले से 800% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 800 ऐड करके लिखे जाएंगे 900, ये गलती आप लोग कभी मत करना। तथा दूसरे गोले का आयतन पहले से x% कम है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा रेशियो है क्षेत्रफल का, यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 9:1 का आ जाएगा, 9:1 का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरे गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, 4πr²। हमने ये रेशियो मान लिया अपने हिसाब से, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो दिया हुआ है 9:1 का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 4π आपका कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखो देख लेते हैं, r1² अपॉन r2² इज इक्वल टू 9/1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, r1² अपॉन r2² आ चुका है, तो यहाँ पर r1 अपॉन r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लाइन हमारी दी हुई है, तथा दूसरे गोले का आयतन पहले से x% कम है। तो यहाँ पर देखो आयतन मान लेते हैं, आयतन हमारा पहले गोले का v1 हो गया, दूसरे का v2 हो गया। ठीक है, दूसरे गोले का आयतन पहले से x% कम है। अगर पहले का आयतन x है तो दूसरे का क्या है, 100 - x। तो ये हो गया हमारा 100 - x। अब यहाँ पर देखो हम जो आयतन से अपना क्वेश्चन थोड़ा सा आयतन से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा x का मान निकल आएगा। अब आयतन में क्या दिया हुआ है, हम आयतन का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। आयतन का रेशियो कैसे निकालेंगे, v1/v2, v1/v2 जो हमारा क्या दिया हुआ है, v1/v2, ये हमारा x/100 - x दिया हुआ है। और यहाँ पर हम v1 - v2, जैसे कि हम यहाँ पर इनका आयतन लिखे तो आयतन हमारा क्या होगा, 4/3 πr1³ और यहाँ पर होगा 4/3 πr2³। ये होगा हमारा x/100 - x। अब यहाँ देखो 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या, r1³ अपॉन r2³। यहाँ पर क्या बचा, x/100 - x। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस की बड़ी कमी पड़ रही है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस सेकंडों में ये क्वेश्चन हद है 30 सेकंड का, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक एक लाइन को लिख रहा हूँ, अन्यथा इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर देखो r1 का मान हमारा कितना है, 3 है, तो r1 के स्थान पर यहाँ पर 3 रख देंगे, और पावर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। r2 के स्थान पर यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा x/100
100 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा और बराबर हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2700 यहाँ पर बराबर x प्लस 27x, तो यहाँ पर अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2700 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28x और यहाँ पर देखो अब x से यहाँ पर भाग दे देंगे तो 2700/8 को हम कितना लिख सकते हैं 1350/14, 1350/14 या इसको और एक बार हम काट देते हैं, हमारा देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, 675/7। यही हमारा x का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 41, 15, 40 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 41, 15, 40 और 3 वर्ष पहले आपसे पूछा जा रहा है, 3 वर्ष पहले पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है 5% की दर से कमी हो रही है। ये प्रेजेंट टाइम में आपकी संपत्ति है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपकी संपत्ति कितनी है, 41, 15, 40 है। प्रेजेंट टाइम में आपकी संपत्ति 41, 15, 40 है और प्रत्येक वर्ष 5% की दर से कम हो जाती है, प्रत्येक वर्ष 5% की दर से कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सोच सकते हो कि यहाँ पर हमारी ये प्रेजेंट टाइम में अगर इतनी जनसंख्या है और प्रत्येक वर्ष 5% की दर से कम हो जाती है तो और 3 वर्ष पहले आपसे पूछा गया है, तो अपने माइंड में इस चीज़ को सोच के बता सकते हो कि जो 3 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या रही होगी वो हमारी ज़्यादा रही होगी, वो हमारी ज़्यादा रही होगी। आप कहोगे ऐसा क्यों यार, जब प्रत्येक वर्ष 5% की दर से घट रही है, अब इसके तुम आगे साल जाओगे वहां पर और कम हो जाएगी, इसके आगे साल जाओगे वहां पर और कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इसके पहले जो भी रही होगी, अगर पहले 500 है तो फिर हमारी 400, 300, 200, क्योंकि घट रही है ना लगातार, तो जो हमारी पहले रही होगी वो हमारी ज्यादा रही होगी। बस इतना ही हमें पता करना है कि पहले रही होगी वो ज्यादा रही होगी कि कम रही होगी, बस यहाँ पर। और हमें रेट तो पता ही कितनी है, 5% है और 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। इसका मतलब इसका जो रेशियो चल रहा है 20 से 19 में चल रहा है। जो हमारी जनसंख्या है वो 20 से 19। अब यहाँ पर एक आपको डाउट होता है, सबसे ज्यादा यही डाउट होता है कि 19/20 से गुणा कराएं या 19/20 से गुणा कराएं या 20/19 से कराएं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको ये बात यहाँ पर देख लेनी है कि जो हमारी 3 वर्ष पहले जनसंख्या रही होगी वो ज्यादा रही होगी कि कम रही होगी। अपने माइंड में ही इसको सोच लेना है कि हाँ 3 वर्ष पहले तो ज्यादा रही होगी। जब ज्यादा रही होगी तो ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। ठीक है, तभी तो हमारी इससे जनसंख्या ज्यादा निकल करके आएगी। अब यहाँ पर देखो 19 से काट देते हैं, 38 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 19 से करना 19 हो जाएगा और यहाँ पर 12, 19 छक्का 114 हो जाएगा और यहाँ पर 6, 5, 11, 19 छक्का 114 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 19 से करना 19 और यहाँ पर 2, 19 से करना 19, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारे 7 बचे और हमारे यहाँ पर 19 चक्को 76 0 और यहाँ पर 19 छक्का 114 और हमारे 0। यहाँ पर देखो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 छंग 48। ठीक है, 48 हमारा ये हो गया, 1, 2, 3 0 4 0। इतनी हमारी जनसंख्या 3 वर्ष पहले रही होगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन में डाउट है तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मेरी यहाँ पर लगातार देखो सीआरपीएफ, एएसआई, हेड कांस्टेबल के लिए, एमटीएस के लिए सभी क्लासेज आपको मिलने वाली है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं आपके वहाँ पर डाउट को उन क्लासों के माध्यम से बिल्कुल दूर कर दूंगा। तो उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 40% कम है और बी सी से 15% कम है। यदि सी डी से 50% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं।
ए बी से 40% कम है और बी सी से 15% कम है। यदि सी डी से 50% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन में से लगभग 2, 3, 4 क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं जो आपसे टफ पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी टफ क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। यही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ ए बी और सी, 3 हमारी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। इनको देखो कैसे हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए बी और सी 3 संख्याएं, ए बी से 40%, देखो ए की बी से तुलना की गई 40% कम है, बी सी से 15% कम है और सी डी से 50% अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट से लगाया करो। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, सबसे पहले हम तीनों वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेंगे। ए बी तीनों अल्फाबेट हम यहाँ पर लिख लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो सी डी से 50% अधिक है। यहाँ पर आप 50% अधिक है, इसका मतलब डी को आप 100 भी मान सकते हो, ठीक है, डी को 100 भी मान सकते हो और सी उससे 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू मान सकते हो। 50 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 होता है, इसका मतलब सी डी से 50% अधिक है, यानी कि ये इससे +1 अधिक है। सी जो है +1 डी से अधिक है। अगर डी को मैं यहाँ पर 2 मान लूंगा तो यहाँ पर सी को आपको मानना पड़ेगा 3। अब यहाँ पर देखो 2 और 3 में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में होगी। और यहाँ पर अगर आप 2-2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2-2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। अब आसानी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है बी सी से 15% कम है। अब जो बी है आपका वो सी से 15% कम है। अगर 300 का 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 45। बी जो है 45 कम है सी से, तो ये हमारा हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा, 255। उसके बाद यहाँ पर ए से देखो क्या दिया हुआ है, ए बी से 40% कम है। ए जो है बी से 40% कम है। अब यहाँ पर देखो बी का 40%, 255 का अगर हम 40% निकालें तो 10% हमारा हो जाएगा 25.5 और यहाँ पर 40% मतलब 4 से गुणा करा दे। यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप लोग इसी तरीके से निकाला करो, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लिखते हो 255 × 40/100, बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन फिर हो जाते हैं। यहाँ पर देखो 4 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। अब 102 को इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हम, क्योंकि 255 का 40% 102 आया है और ए जो है बी से 40% कम है, इसका मतलब 255 में 102 हम माइनस कर दें। 255 और 102 इसमें माइनस करो, देखो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ए हमारा कितना है, 153 है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर ए और डी की बात करी गई है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 47 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 47% कमी पूछी जा रही है। तो दो वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होगी आंख बंद करके हम वही लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है, 200 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। 23.5 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो लगभग 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे दूं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए लगातार प्रॉपर वे में यहाँ पर मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूँ मैथ की। जो मेरी क्लास यहाँ पर प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल से आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं वहाँ पर। और मैं बहुत ही जल्द सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज भी क्लास लाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज क्लास भी हमारा जल्द से जल्द कवर कराओ। तो मैं यहाँ पर देखो एमटीएस की क्लासेज में लगातार लेने वाला था मैथ की, लेकिन वहाँ ने एसएससी ने पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है मैथ और रीजनिंग की। तो वहाँ पर देखो अप्रैल में एग्जाम है, मैं कुछ क्लासेज मैथ रीजनिंग की वहाँ पर अपलोड करूंगा। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था मैथ रीजनिंग वहाँ प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ बिल्कुल मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन वहाँ मैथ रीजनिंग पढ़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, तो बिल्कुल क्लासेज मेरी वहाँ पर होकर आती रहेंगी। लेकिन यहां पर मेरा मेन टारगेट रहेगा, देखो जहां पर आवश्यकता है सबसे पहले उसको देखो। जैसे कि सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए मुझे मैथ और रीजनिंग की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, वही मेरे सिलेक्शन तक हमें वहां पर पहुंचाएंगे मैथ और रीजनिंग,
क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसे चैप्टर हैं जहां से हम पूरे नंबर आसानी के साथ ला सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से मेरी वो क्लासेज सीआरपीएफ पीएसआई हेड कांस्टेबल के लिए चल रही है। वहां पर प्रत्येक क्लास में मेरे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया सा लेवल रहता है। आप लोग वाकई में एक करके उन क्लास को अटेंड करना और फिर देखना आपको क्या मजा आएगा वहां पर। जैसे कि मैंने अपने एसएससी जीडी में भी सुपर 10 के नाम से क्लास स्टार्ट की थी। वहां पर मैंने जिस टाइप के भी क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन टू क्वेश्चन बिल्कुल डिजिट चेंज और वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बिल्कुल मैंने वहां पर लगभग 20 क्लासेज ही ली थी और 20 क्लासेज में बिल्कुल ऐसा ताबड़तोड़ तरीके से वहां करके दिखाया था एसएससी जीडी में। बिल्कुल आप उसी तरीके से यहाँ पर सीआरपी या पीएसआई हेड कांस्टेबल में भी जो भी लड़का मेरी लगातार क्लासेज को ले रहा है वो बिल्कुल अपने वहां पर झंडे गाड़ करके आएगा। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए यहाँ पर आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 26 संख्याओं का जो हमारा एवरेज दिया हुआ है, 26 संख्याओं का जो हमारा एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। 26 संख्याओं का एवरेज हमारा दिया हुआ है 54.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 26 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, जैसे कि 54.5 और यहाँ पर 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 3 कितना होता है 27 होता है, 6 पंचे 30, 30 2 कितना होता है 32 होता है। यहाँ पर 2 से करा देंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0 7 और 9 2 11, 3 1 4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 1417 आ जाएगा। ठीक है, 1417 आ जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 26 संख्याओं, ये देखो टोटल संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था। उसके बाद प्रथम 15 संख्याओं का एवरेज। अब यहाँ पर 15 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 58.6 दिया हुआ है। तो इनका हम योग निकालेंगे। योग निकालने का मतलब इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, 120 और 9 129 होता है। यहाँ पर 12 बचा, 15 बची 75 और यहाँ पर 12 87 हो जाएगा और एक अंक पर यहाँ पर दशमलव है तो कितना आ जाएगा 879 आ जाएगा। ठीक है, 879 आपका ये आ गया 15 संख्याओं का एवरेज। और यहाँ पर 26 संख्याओं का टोटल एवरेज हमारा देखो कितना दिया है 1417। उसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, यदि 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए, यहाँ पर और देखो आगे दिया हुआ यदि यहाँ पर अंतिम 12 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है, 12 संख्याओं का देखो एवरेज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 संख्याओं का जो हमारा एवरेज दिया हुआ है वो 52 दिया हुआ है। तो इसमें हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा टोटल सम निकल के आ जाएगा। 12 दूना 24 होता है, 12 पंचे 60 दो कितना होता है 62 होता है, 624 है। ठीक है, 624 यहाँ पर 12 संख्याओं का सम निकल के आया। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर जो दिया हुआ है 26 संख्याएं, यहाँ पर जो हमारी फुटगर में संख्याएं दी हुई हैं, एक हमारी 15 और एक 12, इनको ऐड करोगे देखो ये कितनी हो रही है 15 12 27। यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है 26। यहाँ पर एक संख्या हमारी एक्स्ट्रा जुड़ चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या इन दोनों में एक्स्ट्रा जब जुड़ चुकी है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 8 6 14 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल 27 संख्याओं का एवरेज आया है आपका, 27 संख्याओं का ये सम आया है। ठीक है, 27 संख्याओं का ये टोटल यहाँ पर योग आया है और ये 26 संख्याओं का योग है। ये वही एक 15वीं संख्या है जो 2 बार ऐड हो रही है और हमारी एक्स्ट्रा हो रही है। तो इस 27 में हम 26 का योग घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 26 का योग हमारा कितना था, 26 का योग हमारा देखो यहाँ पर 1417 ये था। तो इसमें इसको घटा देंगे, 13 में 7 गए 6, यहाँ पर 9 में 1 गया 8, यहाँ पर 4 में 4 गया 0। ठीक है, 86। यहाँ पर देखो 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हमारी जो 15वीं संख्या आ गई है। ठीक है, 15वीं संख्या जो हमारी आ गई है वो कितनी आई है 86 आई है। 15वीं संख्या हमारी 86 आई है। उसके बाद देखो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है जो कैलकुलेट वह भी मैंने देखो यहाँ पर बिल्कुल आपको करा दिए हैं, जिससे कि आप बिल्कुल अपडेट से अवगत रहो कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो आप एग्जाम में जाओगे बिल्कुल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये मेरी लगभग एक क्लास आपके लिए, ये मैं एसएससी जीडी के लिए आज लेकर आया हूँ और लगभग एक क्लास और दूंगा। उसके बाद पूरी तरह से मैं एसएससी जीडी के मैथ में आए हुए क्वेश्चनों का जो एनालिसिस करा रहा था वो मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि पूरा टारगेट अपना होगा सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल, क्योंकि वहां पर मैं देखो आपका एग्जाम भी बहुत जल्द वहां पर लगा हुआ है और मैं वहां पर आपको प्रॉपर वे में सभी क्लासेस दूंगा। यहां पर सारी कंबाइंड भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद टॉपिक वाइज भी क्लासेस दूंगा, क्योंकि यहां देखो मैथ रीजनिंग की पूर्ण रूप से आवश्यकता है वहां पर क्लासेस दी जाए। यहां पर आप लोग पूरी तरह से मैंने इतनी क्लासेस करा रखी है, आप बिल्कुल समझ जाना इसी तरीके से पेपर का पैटर्न है, आप लोग वहां पर प्रैक्टिस करते रहना। अगर टेक्स्ट बुक जिनका भी अभी एग्जाम है, टेक्स्ट बुक अगर आपने परचेस कर रखा है वहां पर, ठीक है, टेक्स्ट बुक से लगातार अपने टेस्ट देते रहना, बस इतना आपको करना है और अब कुछ भी नहीं करना है। और जो भी आपके कुछ फार्मूले हैं मेंसुरेशन जैसे उनके, तो आपको वो लगातार रिवीजन करते रहना। अगर आपके पास मेंसुरेशन के फार्मूला का नोट्स नहीं है तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हो। वहां पर 2D फार्मूले और ट्रायंगल के सभी फार्मूले मैंने अपने 2 वीडियो में कवर करा रखे हैं, मैंने केवल 3D फार्मूले नहीं कराए हैं। 7 को सॉल्व करेंगे। ट्रेन का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन क्रमशः 195 मीटर और 190 मीटर लंबी है तथा वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब दोनों ट्रेन देखो समांतर चल रही हैं, ठीक है, दोनों ट्रेन हमारी क्या चल रही हैं? समांतर चल रही हैं। एक की स्पीड हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? दूरी को क्या लेंगे? दूरी को लेंगे जो हमारी ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई हमारी 195 मीटर और 190 मीटर, दोनों लंबाइयों की हमारी ट्रेन हो गई, ठीक है। एक 195 मीटर की है और एक हमारी 190 मीटर की है। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी तो मुझे मिल गई और यहाँ पर चाल। अब चाल देखो अगर विपरीत दिशा में चल रही होती तो ऐड हो जाती, लेकिन समांतर दिशा में चल रही है तो घट जाएगी। तो 54 में अगर हम 72 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर देखो 12 में 4 गए हमारे 8 बचे और 6 में 5 गए हमारे 2 बचे, ठीक है, 28 बचा। 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर मैंने दूरी किस में ले रखी है? मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज कर देते हैं, तो 5/18 बना देंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 5 और 9 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 385 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 × 5 हो जाएगा। अब इसको देखो काट देंगे, यहाँ पर 5 7 35 और 3 5 7 कितना होता है? 35। 7 से काट देंगे, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहाँ पर देखो कितना बचा? यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2। यहाँ पर 11 9 99 और बटे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0.5, ठीक है, 49.5 सेकेंड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अर्धगोले को लेकर के दिया हुआ है। देखो अर्धगोले के मैंने कई क्लास में अपने क्वेश्चन कराए हैं और उससे रिलेटेड सभी फार्मूले भी लिखा दिए थे। तो यहाँ पर भी एक बार हम सभी फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, क्योंकि देखो अर्धगोले से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ पर 3 πr²। और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा होता है 2 πr², ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों फार्मूले रहे आपके, ये हमारा आयतन हो गया, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वक्र पृष्ठ हो गया। तो ये तीनों फार्मूले आपके हो गए और इन्हीं तीनों फार्मूले से लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर रेट दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम आपसे निकलवाई जा रही है। तो आयतन क्या होता है? देखो मैंने ऊपर फार्मूला लिख रखा है, तो यहाँ पर 2/3 πr³। तो हमारा 2/3 ये हो गया, पाई हमारा ये हो गया और r³ यहाँ पर हम 4.5 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम 3 से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? जैसे कि थोड़ा सा और यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, 4.5 × 4.5 × 4.5,
3 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1.5 का यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 45 और 45 का यहाँ पर स्क्वायर 55 25 5 चौको 20, 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 20.25 का। अब इसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 0 3 दूनी 6, 60.75 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखा करो। तो 60.75 यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 2 वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान है, उनमें से पहली को 15% की हानि पर, दूसरी को 15% के लाभ पर, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 2 वस्तुएं हैं जिनका विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है, इस बात पर बहुत गौर करना है आपको, बस यही आपका आंसर तक ये बात आपको पहुंचा देगी। उनमें से पहली को 15% की हानि पर, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/20 होता है, 3/20 15% के लॉस पर बेची जा रही है, तो 20 की थी 17 की बेची गई। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दूसरी को 15% के लाभ पर, तो इसका भी वही मान हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, तो ये 20 की थी और 23 की बेची गई। यहाँ पर आपसे कहा गया विक्रय मूल्य समान है, मेरा तो विक्रय मूल्य समान नहीं है, एक को मैंने 17 की बेचा, एक की मैंने 23 की बेचा, तो मैं इसको पहले तो समान करूंगा। समान करने के लिए यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितने से 17 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 17 तो 51 हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 391 हो जाएगा। इधर 23 से गुणा कराएंगे तो 23 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और इधर हम 17 से गुणा कराएंगे 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल लाभ और हानि परसेंटेज पूछा गया है, तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे 0 6 4 10 4 3 7 1 8, 800 हमारा यहाँ पर क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। और इन्हें बेचा कितने में गया है, तो यहाँ पर 2 9 9 18 3 3 6 1 7, 782 में बेचा गया है। तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी 800 की वस्तु है और 782 में बेची गई, तो कितने का लॉस हुआ 18 का लॉस हुआ, 18 का लॉस हुआ कितने 800 में, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर 9 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 बचा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2.25 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2.25 यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो मेरी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि अर्धगोले को लेकर के मैंने यहाँ पर तीनों फार्मूले लिख दिए हैं, और वो हमारा क्वेश्चन आयतन का था, और ये क्वेश्चन हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना, और ये भी बता देना कि आज की मेरी एनालिसिस की क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।